नमस्कार, स्वागत है आपका गैलेक्सी टीचर क्लासेस पर, जहां विगत वर्षों में आए परीक्षा प्रश्न पत्रों को हम सॉल्व कर रहे हैं आपके साथ। और आज जिस वर्ष के आए हुए प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करने वाले हैं 27 दिसंबर 2021, और उसके जो भाषा के व्याकरण का अंश है हिंदी के, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं पहले। उसके बाद हम जो शिक्षण शास्त्र का पार्ट है सेकेंड, जिसमें 15 प्रश्न आते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 27 दिसंबर 2021 के प्रश्न पत्रों के व्याकरण वाले अंश में, जिसमें गद्यांश और पद्यांश से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो जल्दी से आते हैं अपने गद्यांश पे, देखते हैं कि किस तरह के गद्यांश में किन किन तरीकों के प्रश्नों की बात की गई है जो आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। इसमें आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक का उत्तर देना था। और गद्यांश में देखते हैं क्या है कि हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है, इसका पता हमें लगाना चाहिए और वहीं से उसे ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब गद्यांश में लेखक बात की शुरुआत करने से, जहां से बात शुरू हो रही है जिस अनुच्छेद में, वहां देखिए किसी खराबी की बात हो रही है और उसके स्रोत के ढूंढने की बात। अब आपको जब भी परीक्षा में देखना है, गद्यांश की शुरुआत में अगर ऐसी कोई बात लगती है जो उस पूरे गद्यांश का मुख्य अंश हो सकता है, पेंसिल से अंडरलाइन करना जरूरी होता है। तो आपको सबसे पहला काम करना होता है, जब भी हम गद्यांश को पढ़ेंगे तो उस बात को जो मुख्य हो सकती है, क्योंकि जब भी हम अनुच्छेद पढ़ते हैं अनुच्छेदों से ही प्रश्न होता है और हर प्रश्न का उत्तर उसी अनुच्छेद के अनुसार देना होता है। हर गद्यांश पद्यांश आपसे इसी प्रकृति के, मतलब संबंध यही है दोनों प्रश्नों में कि प्रश्न वही होगा जो अनुच्छेद में दिया गया होगा और अनुच्छेद और लेखक के अनुसार ही बातों का आपको उत्तर देना होता है। जो अंश होंगे व्याकरण के, उन अंशों का आपको व्याकरण के नियमों के आधार पर उत्तर देना होता है। तो यहाँ पे हमारी खराबी का स्रोत कहाँ पे है, यहाँ से लेखक ने बात स्टार्ट की है। और स्रोत कहाँ है, फिर क्या कहा उन्होंने कि स्रोत का पता हमें लगाना ही चाहिए और साथ ही साथ क्या करना चाहिए, वहीं से ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। गद्यांश में लेखक का जो मूल भाव क्या है कि कोई भी खराब चीजें हों तो स्रोत का पता भी चले और उसको दूर करने के लिए वहीं से प्रयास किया जाए जहां से वो खराबी शुरू हो रही हो। फिर कह रहे हैं स्रोत वही हो सकता है जहां से हमारा जीवन प्रारंभ होता है। अब देखिए, खराबी का स्रोत ढूंढना है, स्रोत को खत्म करना है, और ढूंढना कहाँ है, कह रहे हैं कि स्रोत वही होगा जहां से जीवन प्रारंभ होता है, और वह है हमारा घर। पूरी बातों के मूल में क्या आ गया कि कोई चीज जो शुरू होगी वो हमारे घर से उसकी शुरुआत होती है। कह रहे हमारा घर, हमारे घर की इस समय की सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था। अब देखिए, एक कठिन शब्द आपको मिला, दुर्व्यवस्था। जहां की व्यवस्था अच्छी ना हो उसे हम कहते हैं दुर्व्यवस्था। और दुर्व्यवस्था में दो आपका, एक है दुर जो कि उपसर्ग है और अवस्था के साथ लगाया गया है, तो क्या हो गया, दुर्धन अवस्था, दुरवस्था है। तो इसमें क्या है, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है अवस्था शब्द के साथ। सॉरी, व्यवस्था शब्द है, मैं अवस्था लिख रही हूं, व्यवस्था है। दुर्धन व्यवस्था, दुर्व्यवस्था हो जाता है, दुर्व्यवस्था। ठीक है। अब कह रहे हैं कि अवश्य ही आप लोगों को अपने घर से असंतोष, जहां संतोष ना हो, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हो सकता है संतोष, संतुष्टि, असंतोष। जहां संतुष्टि ना हो तो संतोष का विलोम शब्द भी यहां पे आप दे सकते हैं। करें कि असंतोष इसी कारण हो सकता है कि अपने घर में कुछ दोष आप आते हैं, परंतु दोष की कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर भी तो है। ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य है कि आप इन दोषों को दूर करने का यत्न या प्रयत्न करें। सबसे भाव सबके, बच्चों यहाँ पे क्या है, सबके हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया तो आप उसको सही कर लेंगे कि सबके भावों का आदर करते हुए आपको ऐसा प्रयास करना होगा कि आपके कारण किसी दूसरे को कष्ट न हो। इससे घर की शांति और सौहार्द, अब सौहार्द शब्द क्या है, सौहार्द प्रेम को दिखाता है, तो कह रहे हैं कि घर में शांति ना हो, शांति हो, कलह ना हो, सौहार्द बना रहे। आजकल की सबसे विचित्र बात, अब देखिए चित्र में भी उपसर्ग लगा गया है, तो बात क्या हुआ, उसका अर्थ विचित्र मतलब विस्मय करने वाली बात यह है कि कोई अपने आप
आपको दोष नहीं देता, सब दूसरे को दोष देते हैं। आज के संसार में आपकी सब बड़ी जिम्मेदारी है, आगे का भारत वैसा ही होगा जैसा आप लोग अपने जीवन में उसे बनाएंगे। फिर कह रहे हैं कि यदि आप अपना काम ठीक तरह से करते हैं तो आप सब देशभक्त हैं। जितने कर्तव्य हैं उसकी हम प्रतिपूर्ति करते हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या हैं, देशभक्त हैं। और यदि अपने काम के प्रति उदासीन है, अब देखिए लेखक ने दो बातें कही हैं कि वह देशभक्त कौन होगा, जो अपना काम ठीक तरह से करता है वह देशभक्त है। इनके अनुसार इस गद्यांश में कौन देशभक्त है, जो अपना काम ठीक से करता है वो देशभक्त, और जो अपने काम के प्रति उदासीन, मतलब उसको कोई परवाह ही ना हो, काम हो रहा है नहीं, या लापरवाही, अपने काम के प्रति सचेतता ना हो, उसे उदासीन कहते हैं। तो कह रहे हैं वह वास्तव में देशद्रोही है। तो पूरे गद्यांश में जो मूल भाव है कि लेखक कह रहा है कि कुछ भी खराबी हो उसके स्रोत को ढूंढिए। स्रोत कहाँ हो सकता है, घर में हो सकता है। घर के लोग आपस में एक दूसरे से शांति और सौहार्द से रहें, उसके लिए अपने दोष और दूसरों के दोष में बराबरी रखनी है। जो गलत उसे गलत, जो सही उसे सही की बात करने की क्षमता हमारे अंदर आए, तभी हम सच में दोष और जो सही बात है, जो गलत बात है, उसके अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा कि जो व्यक्ति अपने काम को अच्छे से करता है वह देशभक्त है, और जो काम के प्रति उदासीन है वह व्यक्ति देशभक्त न होके देशद्रोही होता है। अब देखते हैं प्रश्न कौन कौन से बने हैं इस गद्यांश के अनुसार। अब देखिए पहला प्रश्न क्या बन गया कि हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है। तीसरी लाइन में उन्होंने कहा था कि स्रोत है क्या, अपना घर। तो आपको तुरंत, चूंकि आपने अंडरलाइन तुरंत किया था, तो आपको उत्तर मिलता गया। हमारे जीवन नहीं, हमारे मन के भीतर नहीं, हमारे असंतोष में नहीं, बल्कि बात किसकी की है, हमारे अपने घर में। खराबी कोई भी हो वो शुरुआत अपने घर से होती है, अच्छाई या खराबी जो भी है। तो यहाँ पे उत्तर पहले का डी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न था कि हमारा कर्तव्य क्या है। पहला, अपना कार्य निष्ठापूर्वक करें, दूसरों के दोषों को दूर करने का प्रयत्न करें, या देश के प्रति वफादार बने, या सबके भावों का आदर करें। अब पूरे गद्यांश में लेखक का जो मूल भाव क्या था कि अपना कार्य निष्ठापूर्वक ये तो करना ही है, तो देशभक्त बनेगा, लेकिन कर्तव्य क्या है कि दोषों को दूर करने का प्रयास। जो दोष हैं, जो ही वही कारण है खराबी के, तो उसको ही दूर करने का वही मुख्य उद्देश्य है, वही उसका कर्तव्य है कि दोषों को दूर करने का यत्न किया जाए। तो आपका सही उत्तर दूसरे का बी हो जाएगा। अब देखिए उत्तर आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी ढूंढने में, क्योंकि आपने गद्यांश को अंडरलाइन किया हुआ है हर एक बात में। और मैं हर बार कहती हूँ कि बच्चों जैसे ही पेपर हाथ में लो, गद्यांश के प्रश्न पढ़ो, फिर गद्यांश को सजग होके पढ़ो प्रश्नों के अनुसार। फिर देखिए कितने आसानी से गद्यांश और पद्यांश आप सॉल्व कर सकते हो, और एक भी नंबर गलत नहीं होगा। पूरे के पूरे अंक आपको मिल सकते हैं, मिल जाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। अपने आप को दोष न देना बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लेखक मानता है कि जो व्यक्ति स्वयं के दोषों को भी देख सके और दूसरों का भी, वही क्या कर सकता है, सही व्यक्ति हो सकता है। फिर दूसरा कह रहे हैं कि दूसरों को दोष देना, ये भी नहीं, जाहिर सी बात है। लेखक चाहता है कि अपने भी दोष देखा जाए और दूसरों के, तो जो सही हो उसकी बात की जाए। तीसरा कह रहे हैं कि यह प्रयास कि आपके कारण दूसरे को कष्ट न हो। आप देखेंगे तो आसपास की परिस्थितियों को दोष देने की बिल्कुल भी लेखक बात नहीं करता है। लेखक क्या कहता है कि यह प्रयास हो कि हमारे कारण किसी और को कष्ट न हो। एकदम हूबहू लाइन आपके पास लाके रख दी गई है, गद्यांश की ही लाइन है कि हमें ये यत्न करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ या कष्ट न हो। तो हमें यही करना चाहिए जिससे दोष दूर हो। फिर कह रहे हैं, अब देखिए सबसे विचित्र बात, तो अगर आपने लाइन अंडरलाइन किया था तो वहां पे मैंने कहा था कि जो चीजें अलग दिखें उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो प्रश्न क्या पूछ लिया कि गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र बात क्या है। सबसे विचित्रता क्या है अपने यहाँ की,
स्वयं के दोष न देखना, स्वयं के दोषों की स्वीकृति, दूसरों के दोष न देखना, दूसरों को कष्ट न देना। अब देखिए विचित्र बात क्या थी, लेखक ने पहले ही कहा था कि हमें अपना दोष दिखाई नहीं पड़ता है और यही सबसे विचित्र स्थिति है। तो दोषों की स्वीकृति बिल्कुल नहीं, दोष न देखना बिल्कुल नहीं, दूसरों को कष्ट देना बिल्कुल नहीं, बल्कि स्वयं के दोष को न देखना। ये क्या है, गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र बात, कि हम अपने दोष को देख ही नहीं पाते कि हम कहां से दोषी हैं। अब देखिए आ गया, देशभक्त शब्द में समास पूछ लिया, ठीक है। अब चूंकि आपके व्याकरण के प्रश्न हैं तो जाहिर सी बात है संधि भी पूछ सकते हैं, उपसर्ग भी पूछ सकते हैं, आपको प्रत्यय भी पूछ सकते हैं, लेकिन क्या पूछा गया है, समास। और पूछा गया कि समास विग्रह क्या है, बहुत ही आसान कर दिया। समास विग्रह, जब हम वाक्यांश के जब समास करते क्यों है, विग्रह करते हैं जब उसमें कई शब्द आते हैं, और जब समास करते हैं तो वो एक शब्द हो जाता है। शब्द है देशभक्त, 4 विकल्प हैं, देश में भक्त, तो देश में भक्त देशभक्त नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। देश का भक्त, देश की भक्त, देश के लिए भक्त। अब देशभक्त स्त्री या पुरुष की बात नहीं होती है, ये तत्पुरुष समास है। यहाँ पे क्या है, देश का भक्त, किसका भक्त, देश का भक्त। तो 5वें का बी सही उत्तर हो जाएगा। काकी के जो तत्पुरुष में हम परसर्गों या फिर कारक चिन्हों के अनुसार उसके उत्तर को देखते हैं, तो सही उत्तर आपका 5वें का बी हो जाएगा। अब पूछा क्या, गद्यांश में स्रोत शब्द से क्या तात्पर्य है, स्रोत कहां से वो चीज शुरू हुई है, तो जरिया क्या है। तो यहां पे देखिए क्या दिया गया है, कारण, वृद्धि, जिम्मेदारी या प्रारंभ। तो बात ही है स्रोत, किसी भी खराबी का स्रोत कहां से, किस कारण से वो चीज प्रारंभ हुई, शुरू हुई, तो उसके कारण की बात की गई है। तो वृद्धि नहीं, जिम्मेदारी नहीं, प्रारंभ नहीं, बल्कि स्रोत का अर्थ होता है कारण, कि वह चीज कैसे शुरू हुई, उसके होने का क्या मतलब है, स्रोत उसे कहते हैं। देखिए अगला शब्द आ गया सौहार्द। सौहार्द शब्द का अर्थ क्या है, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने वहां पे क्या कहा था कि प्रेम बना रहे। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, आदर, शांति, संतोष और मित्रता। आदर सौहार्द के अर्थ को बिल्कुल नहीं, मैंने कहा प्रेम, तो प्रेम किससे, मित्रवत व्यवहार से होता है, तो शांति की बात नहीं है, संतोष की बात नहीं है, बल्कि मित्रता की बात है कि सौहार्द बना रहे, सौहार्द की स्थिति बनी रहे। तो सही उत्तर 7वें का आपका बी हो जाएगा, मित्रता। इसके बाद देखिए दुर्व्यवस्था, जिसमें मैंने कहा था कि इसमें क्या है, आपके उपसर्ग लगा के इस बात को बनाया गया है। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया है कि इसमें विक्षेप जो 2 शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, एक शब्दांश है, एक मूल शब्द है। अब देखिए आपके सामने आ गया 4 विकल्प और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही अलग किया हुआ उपसर्गों से शब्द है। दुर्धन व्यवस्था, दुर हलंत लगा हुआ है उसमें, धन व्यवस्था, दुर्धन अवस्था और दुर्धन अवस्था। तो ये दोनों तो बिल्कुल उत्तर नहीं होंगे इन दोनों में से, चूंकि र है और वो र कौन सा है, आपके देख रहे हैं कि किस पे है, शिरोरेखा के ऊपर है। किसके रूप में है वो, पदेन होता है, हर्फ होता है और आपका मूल रूप में होता है। तो यहाँ पे र किसके रूप में है, हर्फ रेफ के रूप में है। तो यहाँ पे सही रूप क्या है इसका, र, जो स्वर रहित है। तो दुर्धन व्यवस्था, दुर्व्यवस्था सही विकल्प हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा गलत, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 9वां, कि गद्यांश के अनुसार देशद्रोही कौन है। अब देखिए लाइन से ही जो लाइन दी हुई थी उसी लाइन को हमें याद रखना था। वहां पे लेखक ने कहा था कि जो उदासीन हो, जो अपना काम करे वो देशभक्त, जो काम के प्रति उदासीन हो वो क्या है, देशद्रोही। तो जो देश से द्रोह करे, ये अर्थ सही हो सकता है लेकिन आपको गद्यांश के अनुसार उत्तर देना होता है, तो ये उत्तर गलत। बहुत से बच्चे अपना लगाते हैं कि शायद देश से द्रोह करने वाला देशद्रोही होता है, तो ये उत्तर लगा दें, लेकिन आपको हर बार याद रखना है बच्चों, जब भी गद्यांश में गद्यांश के अनुसार प्रश्न देना है, अपने या सही गलत के हिसाब से उत्तर नहीं देना है। जो अपने घर से असंतुष्ट है ये भी नहीं, जो अपने दोष नहीं देखता ये भी नहीं, जो अपने काम के प्रति उदासीन है, लेखक मानता है कि वही असल में देशद्रोही है। अब देखते हैं अगला 10वें और 15वें प्रश्न के लिए आपके समक्ष हैं एक काव्य का अंश।
एक कविता है, उसको हम देखते हैं क्या है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे उन देशभक्तों की बात हो रही है, उन दीवानों की बात हो रही है जिनके लिए देश सर्वोपरि है। तो कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। कह रहे हैं कि जो हम लोग जो अपने सरजमी के लिए, इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले लोग हैं, दीवाना का मतलब क्या होता है यहाँ पे, हम दीवानों की क्या हस्ती, हस्ती मतलब क्या है हमारे लिए, हमारा होना, हमारे हैसियत औकात ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दीवानगी किसके प्रति है, देश के प्रति। कह रहे आज हम यहाँ फक्कड़ रूप में हैं, कल कहीं और होंगे, कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अपने बेफिक्री में, अपने उस मस्ती के आलम में, उस दीवानगी में हम जहाँ चल देते हैं वह रास्ता अपना हो जाता है, और हमारे साथ मस्ती का आलम, वो दीवानगी भी हमारे साथ ही चलती है। आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को कुछ अपना दिए चले। यहाँ पे देखो, जो जिनके मन में देश के प्रति अथाह प्रेम होता है, जिनके लिए घर परिवार बाकी सब चीजें द्वितीयक हो जाती हैं, प्राथमिक चीज देश होता है, उनके बारे में है कि कभी हम देश में या सबके बीच में उल्लास बन के होते हैं, कभी आंसू के, दुख और सुख दोनों की स्थिति में कभी हम क्या बन जाते हैं, सबके उल्लास का कारण, और कभी किसी की आंखों में आंसू का कतरा भी बन जाते हैं। कह रहे हैं कि सब पूछते रह गए कि कैसे इधर आना हुआ, और पुनः फक्कड़ होके किस तरफ तुम चल दिए। किस ओर चले यह मत पूछो। अब वो दीवाने कह रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं इस बात को हमसे मत पूछो, चलना है, क्योंकि चलना ही निरंतरता इस जीवन का क्या है, चलते रहना। तो चलते रहना अर्थात कर्तव्य करते रहना इस जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए चलने के लिए, कर्म करने के लिए हम चल रहे हैं, और जग से उसका कुछ लिए हुए, कुछ लिए चले। जग से कुछ लिया, हमने जीवन लिया, लेकिन जितना जीवन लिया उतना ही जीवन हमने इस जग को वापस किया, कि जग को कुछ अपना दिए चले। अपने अंदर के कर्तव्य, अपने कर्तव्य बोधता, ये हम अपने देश को, अपने इस संसार को, इस जग को देते हुए चले जाते हैं। तो हम दीवानों की क्या मस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। अब देखते हैं इसमें से प्रश्न क्या बना हुआ है कि इस कविता में किस स्वभाव वाले व्यक्तियों की कवि ने बात की है। किस स्वभाव के लोग, जाहिर सी बात है, चूंकि मनमौजी लोग जो दीवाने हैं, जिनको ये नहीं कि समय से बच के ये काम करना है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, जो मन में किया, क्योंकि उनके मन में क्या है, मात्र देश हित में कार्य करना। तो हंसमुख स्वभाव वाले बिल्कुल उत्तर नहीं होगा, उदार स्वभाव वाले बिल्कुल मन नहीं होगा, गंभीर स्वभाव वाले नहीं बल्कि मनमौजी स्वभाव वाले आपका सही उत्तर हो जाएगा। कि कभी बात कर रहा है कि जो लोग हैं वो कौन से हैं, मनमौजी स्वभाव वाले लोग हैं, उनकी बात, उन फक्कड़ दीवानों की बात कवि कह रहा है। फिर कह रहे हैं कि हमारे लिए सुख दुख समान है। अब देखिए, मैंने कहा ना कि कभी आंसू आए कभी उल्लास, तो सुख दुख की बात वहां पे थी। अब पूछ लिया आपसे कि हमारे लिए सुख दुख समान है, यह भाव कविता के किस पंक्ति से व्यक्त होती है। देखिए कितना प्रश्न को ही घुमा दिया कि मस्ती का आलम साथ चला, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, ये लाइन है ही नहीं। हम धूल उड़ाते जहां चले, दी लिखा है कि आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले अभी। अब देखिए इस पंक्तियों में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे सुख दुख समान है, यह भाव किस पंक्ति में आएगा, कहाँ पे आएगा, मस्ती का आलम, इसकी बात नहीं है। कि कुछ हंसे फिर कुछ रोए, ये भी नहीं होगा। हम धूल, बल्कि आए बनकर उल्लास, कभी आंसू, और दोनों स्थितियों में हमारी जो उल्लासता है, जो मस्ती है, वो कभी दिखती नहीं है। तो दोनों भावों में हम बराबर रहते हैं। तो आपका सही उत्तर 11वें का डी हो जाएगा कि हमारे लिए सुख दुख समान है। करे कि कविता में आए वहां चले पद का क्या भाव है। पद क्या भाव देता है कि वहां चले, कहीं बहुत दूर चले जाना, वीर गति को प्राप्त होना, एकांतवास में चले जाना, जीवन संग्राम में हार जाना। अब देखिए, कभी यहां चले कभी वहां चले, मतलब
संसार के ही रहने की बात है, कहीं जाने की बात नहीं है। तो ये वीरगति प्राप्त होना तो बिल्कुल नहीं होगा, एकांतवास भी नहीं होगा और हार जाना भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि जब हम बात करते हैं कि कहीं दूर जो चीजें हैं उससे कहीं दूर चले जाना, कभी इधर कभी पास में रहना, कहीं दूर चले जाना, इस भाव को कविता में वहां चले के अर्थ में आएगा। तो आपका सही उत्तर 12 का ए हो जाएगा। अब देखिए ना, सारे प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं दे रहे हैं, वहां पे अलग से हमें करने की जरूरत नहीं हो रही है। अब वहां पूछा है कि उल्लास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग तो हम निकाल ही लेते हैं, और मैंने आपको बताया हुआ है संधि पढ़ाते समय कि जिन अक्षरों में ये हलंत लिखा हुआ मिलता है वो हमारे क्या हैं, वो शब्द हमारे हमेशा क्या होते हैं, व्यंजन के होते हैं, हल संधि होता है। चूंकि ये सारे उत, अभि, आपके अ, प्र, प्रति, अधि, ये सब क्या है, उपसर्ग हैं। यहाँ उपसर्ग पूछा हुआ है, और उपसर्ग से मूल शब्द मिलके नया शब्द भी बनाता है। जैसे उल्लास शब्द है तो उत तो क्या है, ये उपसर्ग है, लेकिन उल्लास शब्द से आप जब निकालते हो तो आप जानते हो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। और कैसे अलग होगा, उत, धन, लास, जिसके नियम में ये होता है कि त वर्ग हो और त वर्ग के बाद अ हो, स्वर के बाद। त में क्या है, यहाँ स्वर तो है नहीं, कहें त के बाद जब भी ल आएगा किसी भी व्यंजन के बाद, तो वो जो त होता है त थ के बाद, त थ के बाद अगर ल आता है तो त अपनी जगह छोड़ देता है और क्या हो जाता है, अर्ध ल, मतलब व्यंजन के बिना वाला हो जाता है। तो ये उल्लास शब्द बन जाता है, उत, धन, लास। तो पूछा है कौन सा उपसर्ग है, तो ये तीनों आपके नहीं है, बल्कि उत, उत, धन, लास, उल्लास शब्द बनता है, व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि विच्छेदित होती है, उत, धन, लास में उल्लास बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि 14वां प्रश्न है कि चलना है बस इसीलिए चले पंक्ति में कवि का क्या आशय है। कि हमारे चले जाने का कोई लक्ष्य नहीं है, हमारे चलने का कोई प्रयोजन नहीं है, हमारा जीवन लक्ष्यहीन है, चलना ही चलने का लक्ष्य है। अब चलना है बस इसीलिए चले, प्रश्न ये था, तो क्या होगा, हमारे लिए कोई लक्ष्य नहीं है, बिल्कुल नहीं, जीवन में बिना लक्ष्यों के कोई व्यक्ति नहीं होता है, तो ये प्रश्न का उत्तर सही नहीं है। कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन दीवानों की मस्ती के आलम में मुख्य बात क्या है, देश का भला, देश हित, तो उसमें प्रयोजन छुपा हुआ है, लक्ष्यहीन नहीं है। भले ही वो कभी यहाँ कभी वहां रहे, सुख दुख समान हो, लेकिन सर्वोपरि क्या है, देश, तो यहाँ पे कहीं भी ये भाव नहीं आएगा। तो चलना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, चलते जाना ही, निरंतरता बनाए रखना ही जीवन का लक्ष्य है, ये इस पंक्ति में कवि का आशय है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का डी। अब आपसे पूछा गया कि कविता में प्रयुक्त आलम शब्द का क्या अर्थ है ना। तो हम आलम की जो आलम है, वहां पे जो आलम शब्द प्रयोग किया गया है, चूंकि आलम शब्द किसका है, उर्दू से शब्द लिया गया है, उर्दू का है, तो इसका हिंदी शब्द का अर्थ पूछ लिया है कि क्या ये अनुभव है, क्या ये हालत है, क्या ये घटना है, या ये विषय है। तो आप जानते हैं कि वहां का आलम देखने लायक था, तो आलम का मतलब वहां का जो हाल था, तो हाल का मतलब क्या हो जाएगा, वहां की हालत, अनुभव नहीं, घटना नहीं, विषय नहीं, बल्कि हाल मतलब वहां की विषय, जो स्थिति थी, हालत मतलब स्थिति। तो या आप आलम कहो, हालत कहो या स्थिति कहो, तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है, तीनों शब्दों के अर्थ एक ही आएंगे। तो यहाँ पे यही शब्द, आलम शब्द का शब्द भी वैसी उसी भाषा में दिया, हिंदी में स्थिति हो गई, कि कविता में प्रयुक्त आलम शब्द क्या दिखाता है, स्थिति शब्द के अर्थ को या फिर हालत शब्द के अर्थ को। ये आपके हिंदी व्याकरण के अंश थे, जिसमें संधि पूछा गया, आपसे उपसर्ग पूछा गया और अर्थ पूछा गया, जिसमें विदेशज शब्द भी थे। तो आप जानते हो कि आपके व्याकरण में गद्यांश और पद्यांश के माध्यम से बाकी व्याकरणिक नियमों को पूछा जाता है, इसीलिए हमें व्याकरण के सारे नियमों को कंठस्थ करना पड़ता है, याद करना पड़ता है और समझना पड़ता है। और आपके इन प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराते समय हम इन बातों को ज़रूर ध्यान रखते हैं कि जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे अगस्त में, तो आप भली भांति उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएं। आगे की वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम बात करेंगे भाषा शिक्षण शास्त्र पे, उसके 15 क्वेश्चन को, उसके अनुसार कि हम कैसे आगे
तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग देखते रहिए गैलेक्सी टीचर क्लासेज, जिसका उद्देश्य आपके उद्देश्य की प्रतिपूर्ति अर्थात आपके अध्यापक बनने के जो आपका उद्देश्य रखा है, लक्ष्य रखा है, उसको हम पूरा कर सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए दोस्तों के बीच में, लोगों को देखने के लिए बताते रहिए और अपने विषय से संबंधित हर वीडियो को ढूंढिए, अपलोड जो वीडियो हो चुके हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाके आपको जो और आवश्यकता है या जो सुझाव देना चाहते हैं या आपको और जो कुछ जानना समझना है उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो भाषा के शिक्षण शास्त्र की क्लास होगी उसके साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पुनः आपके पेपर के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।